तो अब वो ये सोच के बनाता है कि मैं इस कहानी को लेके जाऊँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है पहले तो, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी कि लोग इसको कैसे लेंगे। तो जब ये कहानी को मैंने सुना तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे फ़िल्म बनानी चाहिए। कुछ लोगों को तो चाहिए होता है कि भाई मुझे पब्लिसिटी मिले, कि भाई 4 शब्द इसके बारे में बोलेंगे, 4 कैंडल जलाएँगे, मीडिया में आ जाएँगे, हर एक जगह लाइक्स बढ़ जाएँगे। नहीं सर, इससे काम नहीं चलेगा। कि ये तो इतना बड़ा बवाल है कि मतलब अभी तक कैसे मुझे नहीं पता, मतलब ये पता होना चाहिए। एक्टर्स तो जब मैं रेप सीन शूट कर रहा था और वो तो उनको ये था कि आप ऐसा कैसे शूट कर सकते हो, आप इतना हार्ड हिटिंग हमको और इतना रुला कैसे सकते हो आप। तो जब तक ये डर नहीं पैदा करेंगे तब तक हमारे देश की लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती रहेंगी। फाइट करना है तो दूसरे तरीके से फाइट करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे मानसिकता वाले लोग करेंगे और डर ही इनको सही करेगा। All right, hello, hi, namaskar. Welcome to yet another conversation on Entertainment Live. And joining us is the cast of Ajmer 92, director Pushpendra ji and actor Karan. Hello, namaskar. स्वागत है आपका बहुत. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आजकल हम ये सवाल पूछना कम कर दिया हम लोगों ने. लोगों से ए व्हाट्सअप क्या चल रहा है, लेकिन कैसे हैं आप ये हम कभी कभी पूछना भूल जाते हैं. बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा आप पूछते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? नहीं, बट ऐसे पूछना भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है. तो बिल्कुल कैसे हैं? बढ़िया. आप कैसे कर? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? अरे थैंक यू. ये बस ठीक है. अब आप इंटरव्यू बेस्ट होने वाला बेस्ट होने है. वाला क्यों हमसे कोई पूछता ही नहीं कि आप कैसे हैं, लेकिन अभी ठीक है. आपने कहा था, फिर भी सर ने पूछा नहीं तो मेरे को लगा हाँ यार, ये कुछ तो नहीं। मतलब इमीडिएट में हो गया. बट कैसी है कहानी अजमेर 92 की? एक तो इसका नाम अजमेर 92, थोड़ा हमें समझाएंगे कि इस नाम के क्या मायने हैं? सर ये एक ऐसा स्कैंडल जो उस टाइम हुआ था, तो आज अगर हम सोशल साइट पे या कहीं पे भी देखते हैं तो इसको अजमेर 1992 के नाम से ही लोग ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज ये सबसे बड़ा स्कैंडल था उस टाइम पे। तो हमें लगा कि अगर हम ये नाम रखते हैं तो हमें बड़ा इजी होगा लोगों तक अपनी बात कहने का कि भाई फिल्म बेस किस पे है। तो इसलिए इसका टाइटल ही रखा अजमेर 92, रखने का रीज़न ये था। ओके. सो ये जो स्टोरी है अजमेर 1992, हमारे कई यंग व्यूअर्स भी हैं जो उस समय शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते होंगे, बट जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है. तो आप हमें थोड़ा बताएंगे कि ये कहानी क्या है? देखिए, कहानी तो किसी से छुपी नहीं है सर, सब जानते हैं कि 1992 में, मतलब एक्चुअली 87 से लेकर 92 में जो लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग और ब्लैकमेल करके उनको रेप करना उनके साथ, और ये तो उस पे ही ये पूरी कहानी बेस है। और उन लड़कियों की मतलब अ, जो तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं और कैसे फ़ाइट किया, जस्टिस मिला, नहीं मिला, जस्टिस भी कितना मिला, कितना नहीं मिला, तो उसी पे बेस है उनका पेन, उनकी तकलीफ़ें, समाज से डर के या परिवार का सपोर्ट ना मिलने पे क्या बीती उनके ऊपर। कुछ ने तो आत्महत्या कर ली, सुसाइड भी कर लिया। सुसाइड करने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि अगर हम शायद मरेंगे तो लोग बात करेंगे, ये रीज़न था उनके मरने का। That's sad. तो यही कहानी है, इसी मतलब उस कहानी को इस पिक्चर में लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनाया हमने कि फिर फिल्म के ज़रिए इसको हम लोगों तक पहुंचाएं। और मतलब जब तक मैं फिल्म मैंने बनाई नहीं थी तब तक मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कि ऐसा कुछ हुआ है। मेरे एक मित्र हैं पत्रकार, उन्होंने जब ये बात बताई, मैं किसी और फिल्म की रेकी करने राजस्थान गया था, तो बोले आपको बनाना तो आप इस पे बनाओ। और जब उन्होंने पूरी कहानी सुनाई तो सर सच में बहुत शॉकिंग था और बहुत पेनफुल था। वो बातें उनकी सुने पूरा, मतलब सुन के आंखों में आंसू आ गए थे कि वाकई क्या ऐसा इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें हुई हैं, हाँ, हमारी यहाँ जो हमारी लड़कियाँ हैं उनके साथ। तो बस उसको ही सर फिल्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने का एक कोशिश की है। नहीं, अच्छी कोशिश है सर आपकी. एंड करण, फिर हाउ डिड यू चांस अपॉन दिस? आपका इसमें कैसे एसोसिएशन हुआ? मैं सर बॉम्बे में ही सर के टच में हूँ, मतलब 3-4 साल से। हम एक प्रोजेक्ट के दौरान मिले थे, तो इन बिटवीन सर ने मेरे को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। तो मेरे को भी नहीं पता था कि कभी कुछ ऐसा हुआ है। तो जब सर ने नरेट करा तो मतलब मैं अपनी लुक के अकॉर्डिंग मैं चाहता था कि मैं कुछ रोमांटिक या अपना कुछ एक्शन करूं, बट ये जब मैंने स्टोरी कंटेंट मेरे सामने आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया यार कि ये तो इतना बड़ा बवाल है कि
मतलब अभी तक कैसे मुझे नहीं पता, मतलब ये पता होना चाहिए। तो फिर मेरा इंटरेस्ट इसमें बहुत था करने का, और मैं मतलब बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस मूवी का पार्ट हूँ। तो उसके बाद फिर सर से डिस्कस होता रहा, फिर बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग द शूट सामने आते गई, पता चलता रहा। और ये जो अभी ये बन के सामने आ रहा है, इसको हो गया है थोड़ा सा टाइम, बट ठीक है, लेट सवेर सही, बट आया। खुशी है इस बात की कि ठीक है, जो हम बताना चाहते थे कि ऐसा जो भी अजमेर 92 में और 92 में लड़कियों के साथ हुआ, उनके साथ जो भी उनका दर्द या पेन या जो भी उनका ट्रैप था, कहीं से कोई हेल्प नहीं थी, कुछ भी हो रहा था, आज तक लोग बात नहीं करते, तभी तो लोगों को नहीं पता है। तो आना बहुत इम्पोर्टेंट था, और आज आई है तो बहुत खुशी है इस बात की कि आज मूवी हमारी रिलीज़ हुई है। बिल्कुल। तो जब रियल लाइफ पे बेस्ड कहानी होती है, सच्ची घटनाओं पे आधारित जिसे हम कहते हैं, तो आपके पास स्कोप होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना क्रिएटिव लिबर्टी, वो रहती है, या स्टिक टू द फैक्ट्स, जो स्टोरी है उसको वैसे ही बतानी है? नहीं, बहुत लिबर्टी बहुत कम रहती है इसमें, ये बात सच है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको माइंड में रख के चलना पड़ता है कि कल को फिल्म देखने के बाद अगर ये घटना लोगों को पता है, या कोई भी कहानी अगर लोगों को पता है, तो आप उसको अगर रियलिटी से ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, या थोड़ा सा भी अगर वो होगा, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। तो डिफ़िकल्टीज होती हैं उसको मतलब बनाने में। थोड़ा सा एक वो भी होता है कि भाई वैसा ही बने जैसा वो घटना घटी है या जो भी है। तो वो इमोशन मेन जो है इस फ़िल्म का, वो उन लड़कियों का पेन और उनके साथ जो हो रहा था, तो उसको अब देखिए क्या होता है, कहीं न कहीं हर किसी से तो हम मिले नहीं हैं कि जो कहानी को हम उन लोगों की ज़ुबानी सुने हैं, जो हमारे पत्रकार थे या कुछ ऐसे मतलब लॉयर हैं जिन्होंने इस केस के लिए फ़ाइट किया है। तो उनकी ज़ुबानी जब हमने सुना, फिर एक विक्टिम जिन्होंने जब ये बात बताई, तो कोशिश यही रही है कि जितना हद तक हो सके लोगों तक उनके इमोशंस को हम पहुंचाएं या उनकी बात को हम कहें। तो डिफ़िकल्ट थोड़ा होता है अगर आप किसी की रियल कहानी को अगर आप बनाते हो, और फिर ख़ास तौर से ऐसे मुद्दे पे जहाँ पे कम्युनिटी और रिलीजियस और इन सब चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं, ना कि उस घटना को या उनके दर्द को या उनकी तकलीफ़ को। तो वहाँ पे और डिफ़िकल्टी होती है कि भाई आप कैसे इसको प्रेज़ेंट करोगे कि भाई दोनों चीज़ें, कि आपका मुद्दा भी रह जाए और बाकी चीज़ें भी ना हों। तो कोशिश यही है कि उस चीज़ को अच्छे से प्रेज़ेंट करें, बाकी तो फ़िल्म देख के पता चलेगा अब सबको कि कैसा है। तो जब सब्जेक्ट पिक कर रहे होते हैं, क्या मतलब मैं ये सिर्फ फ़िल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाह रहा हूँ, नॉट फ्रॉम एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू। हर खबर इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो एक खबर है। लेकिन जब आप एज़ अ फ़िल्म मेकर किसी सब्जेक्ट को पिक करते हैं, तो वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप उस सब्जेक्ट को देखते हो? मतलब आई एम श्योर फ़िल्म मेकिंग तो एक है ही, उसके अलावा क्या मॉनेटरी एस्पेक्ट भी देखते हो या स्टोरी की रीच भी आप देखते हो? आप डिसाइड कैसे करते हो कि हाँ, ये सब्जेक्ट पिक करना है? देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक एक तो ये है कि मतलब कोई ऐसी कहानी जो दिल को छू जाती है। मतलब हमको लगता है कि नहीं यार ये बनाना चाहिए, और अपने अंदर से एज ए राइटर डायरेक्टर मैं बात कर रहा हूँ। तो जब ये कहानी हमने सुनी तो लगा कि नहीं यार इसे बनाना चाहिए। बहुत इमोशन है इसमें, बहुत जो एक सच्चाई दिखाई है हमने। दूसरी बात क्या होता है कि देखिए कहा जाता है कि रियल लाइफ से ही रियल लाइफ बना है। तो कहानियाँ कहीं अलग से बन के नहीं आती हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी की घटनाएँ होती हैं जिसको हम पिक्चर पे पर्दे पे उतारते हैं। तो अब ये है कि कोई कहानी किसी को दिल को बहुत छू जाती है, तो अब वो ये सोच के बनाता है कि मैं इस कहानी को लेके जाऊँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है पहले तो, ठीक है? उसके बाद आता है सेकेंडरी कि लोग इसको कैसे लेंगे। तो जब ये कहानी को मैंने सुना तो मुझे लगा कि नहीं मुझे फ़िल्म बनानी चाहिए। तो मैंने फिर इसको उठाया और बनाना स्टार्ट किया, इसको लिखना स्टार्ट किया, और फिर मेकिंग की, इसकी कास्टिंग की। जैसे करण के साथ का क्या है कि अभी इनका लुक और मेरी फ़िल्म में जो मेरा कैरेक्टर था उसका लुक बहुत अलग है इनके रियल लाइफ़ का और वो। बट एक चीज़ बहुत कॉमन थी, जो मेरा पत्रकार था वो बहुत शांत और बहुत ही सूझबूझ वाला इंसान। उसकी इवन मतलब वो एक जो चंचलता होती है एक कैरेक्टर की, तो वो उतना ज़्यादा चंचल नहीं, उतना ज़्यादा वो नहीं, बहुत समझदार एक सूझबूझ वाला इंसान है।
तो जब ये इनकी पर्सनल लाइफ जब मैं देखा, पर्सनल लाइफ में इंसान कैसा है, तो थोड़ा सा मैं रिलेट किया। तो मुझे सिर्फ इनका लुक चेंज करना है, बाकी जो बॉडी लैंग्वेज और जो ऑरा है वो सब, तो वो मुझे वैसा ही लगा कि नहीं ये कैरेक्टर मैं अगर ये करेंगे, हर ऑब्वियस हर एक्टर का होता है कि मुझे कमर्शियल फिल्में करनी है, ठीक है, रोमांटिक एक्शन ये सब, बट इनके लिए बहुत ये चीज़ बहुत वो था कि मतलब मैं कैसे करूँगा। मैंने बोला मैं आपको लुक टेस्ट में मैंने पूरा लुक दिखाया, ये रहेगा। तो उनको लगा हाँ सर कुछ तो हटके, मतलब डायरेक्टर साहब तैयारी से आए हैं। नहीं तैयारी तो देखिए तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जो किया है वही बता रहे हैं। तो इसमें तैयारी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि तैयारी कुछ करना पड़ेगा। तैयारी वहाँ की जाती है सर जहाँ झूठ बोला जाता है, गुड तो पॉइंट। बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, सच को सहारे की जरूरत नहीं। ज़रूरत नहीं होती सर। गुड पॉइंट। सो पत्रकार बने हैं आप फिल्म में, और सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा कि वैसे न्यूज़ देखते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा मैं सोशल पे एक्टिव तो नहीं हूँ। तो अपने इस कैरेक्टर के लेकिन- लिए कहीं से इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने भी वो राइटिंग लिखी, मतलब कुछ भी लिखा है, तो उसको पता होता है कि उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए। तो वैसा ही जैसा सर ने बताया था कि भाई मेरा पत्रकार है वो ऐसा होगा, वो इस तरीके से बिहेव करेगा, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, बट मेरे वाला ऐसा है। तो सिर्फ उस पर फोकस था कि भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन इन बिटवीन जब ये सब चल रहा था तो पता चला कि पत्रकार आई थिंक काम सभी करते हैं, लेकिन बहुत इमोशनली भी मेंटली भी पत्रकार को बड़ा रहता है यार स्ट्रेस, आई थिंक। वो उस टाइम पे क्योंकि बहुत मतलब है ना, उसका भी पर्सनल लाइफ है, फिर बाहर भी कितने लोगों से मिलना, कितने पावरफुल लोगों के खिलाफ कुछ बोलना, धमकियाँ, फैमिली, ये सब, तो वो बड़ा डिफिकल्ट चीज़। और कोई मेरे को बैकअप लगा। भी नहीं? कुछ बैकअप, नॉर्मल इंसान एक पत्रकार है, कुछ भी नहीं है, वो पत्रकार है, उसकी वो कहते नहीं पावर है। ये एक ऐसे सिपाही हैं ना इनके पास वर्दी है और ना कोई पद है, बस एक कलम और हमारा समाज के हथियार है। ये सबसे बड़ा कलम की योद्धा बहुत है, पावर समाज के है। सबसे बड़े योद्धा है। बहुत पावर है उसका। अब जैसे कितने सारे इंटरव्यू हमने दिया और फिल्म के रिगार्डिंग, बट आपकी बात अलग है। अरे सर, अब आप तो उसी तरह हर अब एक हमें भी एक मिल जाता है वही, यहाँ कुछ हटके मिला, चलो अब सोचते हैं कि ऐसा कैसे। भी कैरेक्टर हो सकता है। बिल्कुल मतलब ओके, तारीफ ही थी ना? बिल्कुल सर, तारीफ। ओके ठीक है। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। मैं बस मूड को थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट इम्पॉर्टेंट है कॉन्वर्सेशन, और ऐसे कई मुद्दे हैं, एंड अभी हमारी पीछे बात भी हो रही थी ऑफ कैमरा, तो ऑन कैमरा भी हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। वो है मणिपुर का इंसिडेंट। तो हाँ वो 2 बहुत महीने लगते हैं एक ऐसी जघन्य मतलब अपराध को सबके सामने उजागर होने में। तो आपको लगता है इसमें फेलियर किसका है? हमारे समाज का है, सिस्टम का है? क्योंकि हम जर्नलिस्ट भी ट्रोल हो रहे हैं, हमें भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है कि वैसे तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए जर्नलिस्ट सभी, लेकिन यहाँ पे इस इतना जब एक घिनौना, एक ऐसी चीज जिसे कहते हैं ना, मतलब आप इंसान तो है ही नहीं, हैवानियत ही कह सकते हैं आप हैवानियत ही इसको। कह सकते हैं उसको, इंसानियत तो नहीं कह सकते। ऐसी खबर को भी यहाँ तक पहुंचने में मतलब 2 महीने लगे कि लोग नोटिस करें, उसके बारे में बात करें। एज अ फिल्म मेकर एंड इवन बिफोर दैट एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ डू यू गाइज टेक दिस? मतलब किसका फेलियर है इसमें? सर इसमें हैव वी actually- फेल्ड एज अ सोसाइटी? हाँ, तो ये हम सबका फेलियर है सर, क्योंकि हम मानसिकता बदल नहीं पा रहे। कितनी फिल्में हमने दिखाई हैं, कितनी फिल्में हम बनाते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे जैसी भी हो, मैसेज तो हम यही देखते हैं कि मतलब नारी में, समाज में नारी का जो सम्मान है, जो बातें आज से नहीं हमेशा से हम दिखाते आ रहे हैं। हमने सिर्फ लोग फिल्म को फिल्म के तरीके लेते हैं, तरीके से लेते हैं, ना कि एक मैसेज लेते हैं। कहीं ना कहीं मतलब जो मानसिकता लोगों की आज बन चुकी है, इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ दिखाने के बाद भी आज वो सिलसिला नहीं रुक रहा है। अगेन मतलब वही लड़कियों के साथ रेप एंड उनको असॉल्ट करना, ये सब चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम तो देखिए एक हिस्सा है, बट ये हमारा भी एक कर्तव्य जो हमारा होता है कि लोगों की मानसिकता हम कैसे बदलें, हम वही नहीं बदल पा रहे हैं। और जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, इंसानियत नहीं लोगों में जागेगी, तब तक ऐसी चीज़ों को रोकना। और एक कहावत और कही गई है कि कुछ बातें होती हैं ऐसे लोगों के लिए, मैं कहूँगा कि लातों को भूत बातों से नहीं मानते। तो कभी कभी
अगर ऐसी सजाएं दी जाए तो हो सकता है कि लोग खौफ की वजह से भी ये गलती ना करें। एक एग्जाम्पल सेट हो। एक एग्जाम्पल सेट हो कि लोग खौफ, कहते हैं डर है तो है, सब कुछ है, तो जहाँ जिनकी मानसिकता ऐसी है ना सर, उनके अंदर वो डर पैदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक ये डर नहीं पैदा करेंगे तब तक हमारे देश की लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती रहेंगी, और इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम प्रशासन को उठाना चाहिए, ख़ास तौर से इस चीज़ को लेके, लड़कियों की सेफ्टी को लेके। और इस तरह से जब तक, क्योंकि क्या होता है देखिए, हम फिल्में भी दिखाते हैं या कोई कहानी हम जब बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो, तो हम दिखाते हैं कि कैसे उसको मारा जाता है, कैसे मार मार के उसको या तो उसका अंत कर दिया जाता है या तो उसको सज़ा ऐसी दी जाती है ताकि दूसरे उससे सबक ले कि भाई अगर हमने ये गलती की तो हमको भी, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में और हमारे समाज में भी एक हद तक लागू होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है कि आज भी हम कहीं ना कहीं कानून और चीज़ों का हमें फ़ायदा उठाना आता है। उनको पता है ज़्यादातर क्या करोगे, जेल में डाल दोगे, कुछ साल रहेंगे या ज़्यादा टाइम रहेंगे या जो भी है उम्र कैद की सज़ा, ऐसा कुछ नहीं। पर सर जब लोगों को सज़ा इस तरह से मिलने लगे ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक एक पल, ठीक है, उनके लिए हराम हो जाए और देखने वाला देखे कि इसने ये गलती की थी तो ये सज़ा मिली है, तो लोग डरेंगे। और डर, कभी कभी डर भी आना चाहिए लोगों के अंदर, तब जाके ऐसी घिनौनी हरकतें और जो ऐसे लोग हैं, इनकी मानसिकता, कुछ लोगों की मानसिकता को चेंज करने के लिए आपको डंडा उठाना पड़ेगा, और वो चाहिए समाज में, ज़रूरी है। करण? नहीं, मैं इस बारे में कुछ खास तो नहीं, बस यही है कि सब सर बोल चुके हैं। बाकी ठीक है, आई थिंक सब बदलेंगे तो ये सब चीज़ें बदलेंगी। मतलब ये अभी जो भी वो हुआ है हैवानियत है, उसमें अभी उसको कुछ ऐसा हार्ड स्टेप या कुछ भी ऐसा होगा कि वो जो डर आए तो वो ना करें इस चीज़ को लेके। और तो ऐसी चीज़ें आई थिंक कुछ बहुत सारी चीज़ें पहले भी आई हैं, कुछ हुआ है, और कोशिश सबकी रही है कि दोबारा ऐसा ना हो, है ना। एक बहुत बड़ा रेप केस भी आया था दिल्ली का, मैं दिल्ली से ही हूँ क्योंकि मुझे पता है, तो वो भी बहुत बड़ी हैवानियत थी। बट कोशिश ठीक है, होना तो नहीं चाहिए कुछ भी ऐसा, क्योंकि मतलब अभी इंटरनली एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता, कुछ ऐसा जब वो आया था, निर्भया केस था, सबको पता, तो ऐसा लगता था कि पर्सनल बंदा तो यही सोचता था, जो कुछ फीलिंग्स है उसके अंदर, उसके घर में उसका परिवार है, फैमिली है, देखता है ना, कि यार ऐसे लोगों को तो बस मतलब बात भी ना करो इनसे। तो सर कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा, मेरा यही कहना है। निर्भया के टाइम की बात थी जब ऐसा बॉम्बे में कुछ लोग, 4 लोग को कैमरा लेके बुला लिया और कैंडल जला रहे हो आप। सर नहीं होगा कैंडल जलाने से कुछ। फाइट करना है तो दूसरे तरीके से फाइट करना पड़ेगा, तब जाके ऐसे मानसिकता वाले लोग डरेंगे, और डर ही इनको सही करेगा। कैंडल नहीं, अपराधियों को जलाना पड़ेगा। सर वही बोला ना, कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा, कैंडल नहीं जलाना है सर, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा ऐसी कि दूसरा देख के भी कहीं ना कहीं ये डर तो आए मन में, और उस डर से वो गुनाह नहीं करेगा। गुड पॉइंट। ये सब स्टोरीज आती है ना सर, मतलब दिमाग जोन आउट हो जाता है कि मतलब ये एजुकेशन, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये इतने मॉल्स, ये इतनी हाई फाई लाइफस्टाइल, ये कॉन्वर्सेशन, ये सब अगर हम इंसान ही नहीं बन पाए सबसे बड़ी चीज़ तो वही तो है हमने सर। क्या ही तरक्की की। मतलब एक्चुअली बोला जाए तो पहले लड़कियों को अलग तरह से परीक्षाएं देनी पड़ती थी, फिर सती प्रथा, फिर ऐसी प्रथाएं चला चला के लड़कियों को और औरतों को मारा गया। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई, हम बदले, समाज बदला, लोग बदले, फिर मानसिकता दूसरे तरीके से आ गई। ठीक है, कि हैवानियत पे उतर आए लोग, और इसी ऐसे घिनौने और जघन्य अपराध करते हैं। और वहीं पे हम मतलब देखिए, लोग बातें करते हैं, आपको सच बोलूं, कुछ लोगों को तो चाहिए होता है कि भाई मुझे पब्लिसिटी मिले,
कि भाई 4 शब्द इसके बारे में बोलेंगे, 4 कैंडल जलाएंगे, मीडिया में आ जाएंगे, हर एक जगह लाइक्स बढ़ जाएंगे। नहीं सर, इससे काम नहीं चलेगा। खड़ा होना पड़ेगा, मजबूर कर दो सर सरकार को, गवर्नमेंट को, एक जजमेंट पे आने के लिए, एक ऐसा कानून बनाने के लिए कि जहाँ पे ऐसे अपराधियों को अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। और ये कोई हमारी कंट्री में नहीं है, बाहर कंट्री में भी आपने पता ही आपको कि लोग कितना डरते हैं इस चीज़ से, बिकॉज वहाँ का कानून ऐसा है। तो डर तो चाहिए। ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं अजमेर 92 की। सब्जेक्ट के बारे में हमने बात कर लिया, कास्टिंग के बारे में भी। इसमें जो हमें ये लड़कियां दिख रही हैं, इनकी कास्टिंग में कितना वक्त लगा था? कुछ 5 से 6 महीने का टाइम गया था, बिकॉज कुछ लड़कियां मना कर देती थी कि भाई मैं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाँ, सेंसिटिव है। तो पहले उनको स्टोरी लाइन तो अच्छी लगती थी, बट उसके बाद होता था कि मतलब इतना हार्ड हिटिंग और इस तरह से, तो चेंज होती रही, कास्टिंग चेंज होती रही। देन फिर कुछ लड़कियों को ये था कि एक अच्छा सब्जेक्ट है जो हमारे जरिए हम इतनी लड़कियों के पेन को दिखा सकते हैं। तो फिर उन्होंने, उन एक्टरों ने फिर ये बोला कि नहीं हम करेंगे। उनकी फैमिली ने भी सपोर्ट किया कि नहीं करना चाहिए तुम्हें, ऐसी बातें, मतलब ऐसी बात को लाने के लिए तुम्हें वो कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। तो फिर और सबकी एज ग्रुप वही 18-19 की एज ग्रुप लड़कियां थी। तो और ये करियर का स्टार्टिंग होता है, तो हर कोई डरता है ऐसी कैरेक्टर प्ले करने से, बिकॉज आगे अगर उनको काम करना है बॉलीवुड में तो हर किसी का अपना सोच होता है कि भाई मुझे ऐसी फिल्में करनी है। तो बट फाइनली जिन एक्टरों ने काम किया, तो इन सब का वही था कि हम ये कैरेक्टर इसलिए करेंगे क्योंकि हमें मैसेज देना है, हमें लोगों तक उनके दर्द को पहुंचाने का मौका मिल रहा है एज एन एक्टर। तो इस तरह से जाके फिर पूरी कास्टिंग कंप्लीट हुई। सो करण, आज भी क्या मतलब इंडस्ट्री में एक्टर्स को इस बात का कहीं ना कहीं वो रहता है कि स्टीरियोटाइप ना हो जाए? या आपने तो इस फिल्म से आप जुड़े, आपने अपना किया किरदार, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि आपके जहन में था कि मैं थोड़े रोमांटिक फिल्म करूं या एक्शन थ्रिलर करूं, जो ठीक है, आप हर एज एन एक्टर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। बट क्या रहता है कि जैसे सर ने ये जो पॉइंट एक मेंशन किया कि आगे फिल्म में वैसी ना मिले या जैसा हम करना चाह रहे हैं, ऐसा होता है? स्टीरियोटाइप होते हैं क्या एक्टर्स भी आज भी? नहीं होते थे और कई होते भी होंगे, बट एक चीज़ है कि सबसे बड़ी बात है कि लोग, वो एक टाइम था लेकिन आज आप भी देखते हो हम भी देखते हैं कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आर्टिस्ट, वो एक्टिंग। अभी क्या होता है कि आई थिंक जो समझ में आता है कि अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है कि हीरो वही होगा, गुड लुकिंग होना इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। बट अभी लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जब थिएटर या कुछ भी सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, स्टोरी अच्छी हो, इन सब बात में एक्टर अच्छा हो। तो ये सब अभी सोचने लगे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो आई थिंक मतलब अभी तो ऐसा नहीं है, वो मेरी इच्छा थी, वो मेरा मन है कि मैं एक एक्टर नहीं, वो अच्छी बात है, वो एक बिल्कुल कीजिए। वो एक होता है, वो अपना पर्सनल है। बट मैं ग्लैड हूँ कि मैंने इसमें प्रोजेक्ट में काम किया, मैं इसका पार्ट हूँ और मैंने एक वो जो करेक्टर किया अपनी पर्सनैलिटी से डिफरेंट, तो मुझे पर्सनली पसंद है, मतलब अच्छा लगा। डाउन द लाइन आप स्टार कहलाना चाहेंगे या एक्टर? एक्टर। क्यों? एक्टर्स स्टार नहीं बन पाते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपने बोला ना कि आप क्या कहलवाना चाहेंगे, तो एक्टर। उसके साथ स्टारडम मिले तो ठीक, वरना स्टारडम हाँ मिले तो सही है, मतलब चाहता हर कोई है, कौन नहीं चाहता है। चाहे बेशक से ऑन कैमरा बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बट चाहता तो हर कोई है कि वो हो। बट हम जब ये मूवी सर हम डिस्कस भी करते थे तो हम यही सोचते थे कि यार वो दिन का वेट करेंगे ना जब ये मूवी आए और एक बंदा भी बोले कि माधव बुलाएगा करेक्टर के नाम से, कि आपने वो करेक्टर प्ले करा है माधव का, तो बड़ी खुशी होगी। तो एक दो चीज़ें हमने ऐसी अभी आई भी हमारे सामने जिनको पता चला मूवी को, तो खुशी होती है कि आपने जो करेक्टर प्ले करा आप उसके नाम से आप पहचाने जाएं। तो हाँ, मैं पर्सनली एक्टर। अच्छा, कभी ऐसा होता है कोई इंटेंस सीन आप शूट कर रहे हैं एंड आप वहां बैठे तो एज अ डायरेक्टर हैं, लेकिन थोड़े टाइम के लिए पुष्पेंद्र आ गया? मतलब मैं ये आपसे ये हुनर सीखना चाहूंगा या जानना चाहूंगा कि कैसे करते हैं डायरेक्टर्स अपने इमोशंस, अपने पर्सनल बायसेस को साइड में कैसे रख के आते हैं, क्योंकि आप तो ह्यूमन ही हो ना। नहीं है सर, बट क्या होता है कि जब एक्चुअली जब आप अपनी फिल्म से प्यार करते हैं, आपका
डेडिकेशन आपके काम के लिए होता है, तो उस वक्त हकीकत बोलूँ तो ना रिलेशन, ना चीज़ें, और खुद पर्सनल जो एक अपना एक पर्सनैलिटी है वो साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि जब एक्टर एक्ट कर रहा होता है और कैमरा चल रहा होता है और हमारी नज़र मॉनिटर पे होती है, तो उस वक्त दिमाग में कुछ और नहीं चलता, सिर्फ वो सीन चलते रहते हैं कि भाई ये सीन को हमने कैसा विज़न डाला था, वो परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, सीन हो कैसा रहा है। तो एक पल के लिए भी ये माइंड में आता भी नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं मैं कौन कहाँ हूँ, हूँ। पुष्पेंद्र कौन है, क्या है। तो मतलब एक इंसिडेंस ऐसा भी था कि अब जैसे इसमें जो एक्टर्स हैं उसमें से एक दो जानने वाले अपने पहचान के भी एक्टर हैं, तो एक्टर्स, तो जब मैं रेप सीन शूट कर रहा था और वो, तो उनको ये था कि आप ऐसा कैसे शूट कर सकते हो, आप इतना हार्ड हिटिंग हमको और इतना रुला कैसे सकते हो आप। तो मैंने बोला, जब मैंने आपको नरेशन दिया था तो बताया था कि भाई इस कैरेक्टर का डेप्थ इतना है, तो वो तो करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो बोलते हैं कभी तो आप एज ए दोस्त, एज ए फ्रेंड बात कर लिया करो। बोला नहीं होता मुझसे, क्या करूँ, मतलब पैकअप हो जाएगा उसके बाद हम दोस्त हैं, बट ऑन फ्लोर सेट पे तो दिमाग ही नहीं चलता, वही चलता रहता कि हाँ ये कैरेक्टर मेरा, वो परफॉर्मेंस उस लेवल तक का वो डेप्थ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कि किसी के कैरेक्टर को महसूस करके और उसके पेन को और वो रोना। और मेरी एक और आदत है कि मैं नकली आंसू पे बिलीव नहीं करता हूँ, एक्टर को मेरे असली आंसू आने चाहिए, तो उसके लिए चाहे फिर मैं रुला भी देता हूँ, मतलब समझ गया। तो कभी काफी टफ डायरेक्टर हो आप, असली आंसू निकाल, वो अपना एक्टर अपने आप को चिकुटी काट रहा है, बट एनीवे। तो ये है, कई बार किसी की कहानियां भी याद दिलानी पड़ती है तो वो इमोशनल हो जाता है, तो फिर बस वही काम आता है फिर अपने, तो ये है, कई पैतरे अपनाने पड़ते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, सही है। अच्छा, वन फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू। बहुत टाइम पहले एक डायरेक्टर से, मैं नाम नहीं लूंगा, बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी फिल्म में कोई मैसेज के लिए नहीं बनाता हूँ, एंड यू नो आई जस्ट मेक फिल्म्स फॉर द ऑडियंस एंड दिस एंड दैट, आई डोंट बिलीव इन दैट। खैर, वो तो उनकी बात हुई। आप जब फिल्म बनाते हैं, एंड इस क्वेश्चन के दो सवाल हैं, क्या कॉन्शियसली आप ये सोच के चलते हैं कि एक फिल्म में एक मैसेज होना चाहिए, या एक फिल्म बिना मैसेज के भी कई बार मैसेज दे जाती है, तो आप इसमें बिलीव करते हैं कि ठीक है, लेट व्यूअर डिसाइड, उसको मैसेज मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सर कुछ ही फिल्में होंगी, शायद मुझे भी याद नहीं है, आप लोग को याद होगा तो बताएंगे शायद, ऐसी कौन सी फिल्म जिससे मैसेज ना हो, चाहे वो कमर्शियल ले लीजिए, चाहे कोई फिल्म ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। कुछ ना कुछ तो रहता है। तो जब थॉट ही आता है तो थॉट क्या है, एक मैसेज है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को कंसीव करते हैं तो पहला जब कंसीव करते हैं तो वो एक मैसेज ही है जो आप देना चाहते हैं। देन फिर आप उसका ताना बाना बुनते हैं, पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है, फिर आप फिल्म बनाते हैं, तो एक माइनर लाइन जो रहती है वो मैसेज की, वो आप स्टार्ट टू एंड फॉलो करके चलते हो। अप एंड डाउन आते हैं सारे कैरेक्टर्स के, सारी लाइफ की जर्नी में, बट एंड में एक ना एक मैसेज आप छोड़ के जाते हो। तो जहाँ से शुरू किया था तो आप मैसेज देने से ही आपने शुरू किया था, तो ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो मैसेज ना दे। लोग कैसे लेते हैं, अच्छे या बुरे में, वो उन पर डिपेंड करता है, बट हर फिल्म मैसेज के लिए ही बनाई जाती है। राइट, सो एज अ डायरेक्टर आप न्यूट्रल पॉइंट से देख रहे होते हैं, या यू हैव ऑलरेडी पिक्ड अ साइड? न्यूट्रल, मतलब ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, हमको जो कहना है, हाँ वो कोशिश जरूर करते हैं कि वो अपनी बात हम आसानी से उनको समझा सकें, उनको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, ठीक है ना, ताकि सारे एज ग्रुप, सारे वर्गों को अपील करे। राइट, तो इजीली उस चीज़ को आप कन्वे कर दो जी। वही फिल्में ब्लॉकबस्टर होती है। बाकी तो ठीक है, किस्मत है वो सब हर फिल्म की अपनी, बट बहुत सिंपल फिल्में आप हमेशा देखना, बहुत कमाल कर जाती हैं, जिसमें बहुत सिंपल मैसेज, बहुत सिंपल बात, सिंपल तरीके से कह दी गई, लोग बहुत पसंद करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू पुष्पेंद्र जी, थैंक यू करण, इट वाज लवली स्पीकिंग टू बोथ ऑफ यू। एंड अब मैसेज की बात कर ही रहे, तो ये रहा आपका कैमरा, ये रही आपकी ऑडियंस, एंड तो बस सबसे यही विनती है कि आप लोग जाइए और हमारी फिल्म को देखिए, और जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उन इस फिल्म के जरिए उन लड़कियों की तकलीफ़, उनके दर्द को, और उनको जस्टिस मिला नहीं मिला या कितना मिला, तो उस चीज़ को आप देखें फिल्म के जरिए, और शायद उनको ज़रूरत है आपकी, और आप खड़े हुई उनके साथ, और जिनको जस्टिस नहीं मिला उनको जस्टिस दिलाने में आप लोग
सहयोग करिए, बस यही कहना है मेरा। और कब देखे, कहाँ देखे? मल्टीप्लेक्स में, थिएटर्स में, हर एक जगह, हर सिंगल थिएटर, मल्टीप्लेक्स हर जगह लगी हुई है फिल्म। तो ऑनलाइन आप बुक माई शो पे जाएंगे हर एक जगह तो आपको मिल जाएगा। All right. So that was Pushpendra ji and Karan speaking to us on Entertainment Live. अगर कॉन्वर्सेशन में मज़ा आया और कुछ मैसेज भी मिला तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं मिला तो सोचिएगा कि क्या मैसेज हो सकता है, और पता चल जाए तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एंड विद दैट, Karan, Pushpendra, it's a wrap. राम। Thank you.